अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 19 स्टार्ट हो गया जी। हमारा हाइब्रिड में भाई तशरीफ ले आए हैं और बैठ गए हैं जी। बेटा IS 16 आप कह रहे होंगे चले जा रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 लेक्चर्स तो ये ऐसे चलेगा कि हर हफ्ते नोट बन रहा होगा, यानी कि अगले हर टॉपिक को जब कर लेंगे तो फिर मैं आपको आज अगर थोड़ा टाइम बच जाए पास पेपर दिखाऊंगा। आखिरी नोट मैं बनवा रहा हूँ आपके साथ आज पास पेपर का। उसके बाद फिर हम नहीं बना सकेंगे कोई नोट का सवाल, हाँ नहीं बना सकेंगे जब तक कि आगे बाकी टॉपिक्स ना करें। फिर मैं मिसाल के तौर पर दूसरे नंबर पर आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करवाता हूँ, तो उसके बाद फिर इसी चैप्टर के नोट के कोई 3 से 4 सवाल ओपन हो जाएंगे, बाकी फिर क्लोज हो जाएंगे। 3 को तो हो ही जाएंगे। उसके बाद फिर हम IS 23 जिस दिन कर लेंगे बोरिंग कॉस्ट का, फिर इसमें से 1-2 सवाल और ओपन हो जाएंगे। फिर गवर्नमेंट ग्रांट कर लेंगे, फिर 1-2 सवाल और ओपन हो जाएंगे। 36 कर लेंगे, आधा फिर और ओपन हो जाएगा। इस तरह से इसमें साथ चल रही है। ये पहले 5 टॉपिक्स तो ये इस तरह से चलेगा। उसके बाद फिर मैंने आपसे किया था EPS में शायद सिर्फ बचत है इसकी, वरना हर टॉपिक में इसकी आमेजिश जरूर, इसकी एडजस्टमेंट जरूर होती है। ठीक है, यानी हर अगर करेक्शन ऑफ एरर का सवाल है 6 एडजस्टमेंट है, एक इसकी होगी और सबसे अहम इसकी सबसे ज्यादा नंबर वाली एडजस्टमेंट भी इसी की होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर तो नहीं हो रहे ना इससे आप? इसने वैसे बोर होने भी नहीं दिया बच्चों से, कहने लगा था। फिर मैंने कहा ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में कहता हूँ, रोज ही कोई ना कोई नया काम हो रहा था। भी बहुत सारे काम भी पड़े। आपको होमवर्क में दिया था मैंने एक सवाल, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? ओके अच्छा, वैसे मैं ये रूटीन नहीं रखता कि होमवर्क वाला सवाल मैं करवाऊं, लेकिन जो सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो मैं वो करवाता हूँ। जैसे पियानो वाला हमने किया था और आपको पता है उसकी कितनी सिग्निफिकेंस रही। ठीक है, लेकिन फिलहाल इस सवाल को इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था। क्यों करवाने जा रहा हूं क्लास में? क्योंकि मुझे ये लगा है कि आज का दिन भी मैं खुद नोट पे स्लो पेस में ही लगाऊं तो बच्चे काबू कर पाएंगे इसको। हालांकि आसान चीज है लेकिन फिर भी बच्चों को मसला आ रहा होता है। सब नोट्स की अगर आपको मैं बात करूं तो आपको मैं 2 सवाल करवा चुका हूं अभी तक। ये देखें, मैंने आपके लिए ये तस्वीर बना ली थी। ये आपके बोर्ड की यहाँ पे तस्वीर है, नजर आ रहा है ना? गुजारा हो रहा है ना? ये आपके बोर्ड की उस साइड की तस्वीर है, मैंने यहाँ पे रख ली है। सब नोट्स इसके बनाऊंगा। उसके बाद आपको फैम वाला सवाल करवाया था, क्वेश्चन बैंक का सवाल था, ऐसा ही है। ये क्वेश्चन बैंक का सवाल जो है ये भी मैंने यहाँ पे आपके लिए रख लिया है। ओके, ये अगर आप देखें तो इसके भी सब नोट्स मैं बनाऊंगा। लेकिन मैं सब नोट्स अभी इसलिए छोड़ के चल रहा हूँ कि बहुत आसान है, लेकिन बच्चे उसमें उलझे ना। तो एक और सवाल आज मैं आपके साथ खुद करूंगा, लेकिन इसमें हम बढ़ेंगे इस तरह से कि हम सब नोट्स भी इस सवाल के अंदर बनाएंगे। जो आपको मैंने सवाल दिया है शेयर दिल वाला, वो सेम इस पैटर्न का सवाल था कि उसमें कंपैरेटिव ईयर मांगे थे और 2 एसेट्स थे। ठीक है, तो इसी तरह से हम फटाफट अपना फॉर्मेट पहले बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम जो वो सवाल को क्विकली करेंगे, कोशिश करेंगे। सवाल तो मेरे ख्याल में आधे घंटे से ज़्यादा का नहीं होगा। और एक बार दोबारा से जरा चीज़ें फिर इसकी मैं थोड़ी प्रैक्टिस करूंगा। अभी मैंने डिस्पोजल आपको करवाया था रिवैल्यूड एसेट का, लेकिन वो डिस्पोजल बहुत सादा था। तिलों वाला डिस्पोजल अभी रहता है, यानी जो आपको एक सवाल होमवर्क में दिया था वो मैंने इसलिए साइड पर रखा हुआ है कि उसको हमने करना है, फिर उस जैसा एक आधा और करना है, फिर उसको नोट के अंदर भी पहुंचाना है। क्योंकि सवाल के अंदर डिस्पोजल रीवैल्यूड एसेट का भी तो हो सकता है। मेरे ख्याल से ICAP ने रीवैल्यूड एसेट का डिस्पोजल नहीं करवाया, मैं भी करवाया, भूल रहा हूँ अलग बात है, वरना मेरे ख्याल में रीवैल्यूड एसेट का डिस्पोजल नोट वाले सवाल में नहीं करवाया। लेकिन आपको इंशाल्लाह इस हफ्ते जो टेस्ट आएगा उसमें वो होगा और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ICAP में भी आ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं हम इंशाल्लाह। तरतीब क्या है सवाल करने की, जरा बता दें। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट पढ़े ना, फिर सवाल पढ़ें, फिर 2 दफा पढ़ें। चलो अब 1 दफा पढ़ लेंगे, उसके बाद फॉर्मेट बना के सवाल शुरू करेंगे। ठीक है, वैसे वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिनको अभी तक बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही नोट क्या है, क्या चल रहा है। कोई है ऐसा बच्चा? अच्छा, जिसको थोड़ा बहुत मसला हो रहा है, चलो ऐसा कोई नहीं, थोड़ा बहुत अभी भी मसला हो रहा है, वो हाथ खड़ा करें। 1 2 3 कोई दिलेरी से करें, 10 12 15 थोड़ा बहुत मसला हो रहा है ना। ये सिर्फ आज का दिन आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है, वरना ये सवाल इस काबिल नहीं था। इससे अच्छे 2 सवाल हमने कर लिए थे कि मैं क्लास में करवाता, लेकिन जस्ट आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस देने के लिए और थोड़ा सा और जब आपकी चीजें जो है वो सीधी करने के लिए, कौन सी चीज कहाँ पे आती है, क्या होता है। चलो सवाल पढ़ें। इन अकॉर्डिंग विद IFRS प्रिपेयर अ नोट ऑन PPE, नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव जी, यानी कि आपने जिस साल को उसने नोट मांगा है उसके पिछले साल को भी बनाना है, कंपैरेटिव्स बनाने हैं। ठीक है जी, भाई जरा वो बैग देखना ना, इसमें दूसरा पेन निकालना, कंपैरेटिव बनाना है। ओके जी, और ये उन्हें कहा यार दूसरा ब्लैक पेन नहीं मिल रहा वो देने, इसमें तो मुझे नहीं नजर आया। अच्छा, उसके अलावा क्या कह रहा है जी, फॉर द ईयर दिसंबर 16, तो 16 का नोट बनाना है और साथ में कंपैरेटिव बनाना है, तो मतलब 15 और 16। ठीक है, और कॉलम फॉर टोटल जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। शुक्र है नहीं है रिक्वायर्ड, क्योंकि 2 साल का नोट उसने कह दिया तो वैसे ही हमारा दिल होता है कि हम एक सफे पे इसको मैनेज करें। अगर टोटल का कॉलम भी होता तो कॉलम पे 2 टोटल के भी आ जाते हैं, यानी अगर 2 एसेट थे तो फिर 2 एसेट तीसरा टोटल, फिर 2 एसेट तीसरा टोटल, तो ज्यादा मसला हो जाता है सफे पे मैनेज करना। ठीक है, बहरहाल काफी बच्चों ने अटेम्प्ट किया हुआ है इसको, तो कितनों का बिल्कुल सही था। तो बस क्विकली इसको दोबारा कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको 20 से 25 मिनट आधे घंटे में कर दूंगा। असल में फॉर्मेट बनाने में टाइम लगेगा, वरना सवाल तो आपको देर नहीं लगाएगा इंशाल्लाह होने में। छोटा सवाल है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू शेयरदिल लिमिटेड। बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट वर एक्वायर्ड ऑन यकम जनवरी 14 for 450 एंड 50 मिलियन रिस्पेक्टिवली। यही अभी जो आपने वो सूखी वाला सवाल किया है उसके अंदर टेबुलर फॉर्म में डेटा ऐसे गिवन था कि एसेट खरीदा इस दिन और उसमें इतनी कॉस्ट इतनी लाइफ थी और फिर आगे रीवैल्यू दोनों ही हो गए थे। यहाँ पे एक हो रहा है, नहीं हो रहा बस। ठीक है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन बोथ एसेट्स समराइज बिलो। ब्लैक पेन नहीं मिल रहा यार मुझे, बैग में दिखाओ तो बैग उसको दिखाओ। अच्छा जी, बिल्डिंग स्ट्रेट लाइन मेथड पर लेक्चर करते हैं, 20 साल लाइफ है और एनुअल रीवैल्यूएशन है इसका मॉडल। इक्विपमेंट रिड्यूसिंग बैलेंस है 10% और ये कॉस्ट मॉडल पे है। ठीक है, जज़ाकल्लाह यार। अच्छा जी, नेक्स्ट एसेट ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल ऑन सरप्लस रिटेन अर्निंग की एंट्री और सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग की एंट्री करते हैं ऑन एनुअल बेसिस। एक और ऑप्शन भी है बताया, वो कौन सा है? ऑन डिस्पोजल। सरप्लस आए रख लो, स्टैंडर्ड ने ऑप्शन दिया हुआ, लेकिन ICAP ने कभी किसी पेपर में ये वाला ट्रीटमेंट नहीं करवाया। हाँ, एक दफा थ्योरेटिकल, बल्कि वो आपको होमवर्क भी दिया था
फिर मैंने खुद भी कराना है, अभी एक सवाल दिया था थ्योरेटिकल सा, एंड पे सवाल है, उसके अंदर आईकैप ने जो है वो ये बात पूछी हुई है, थ्योरेटिकली ये जरूर पूछा है, अलाउड तो है स्टैंडर्ड की तरफ से, लेकिन न्यूमेरिकली अभी तक आईकैप ने ये वाला काम नहीं करवाया कि वो कहे सरप्लस जो है उसको डिस्पोजल पे ही फेंकेंगे हम रिटेन अर्निंग में। आईकैप ये एंट्री जरूर करवा रहा है, बहरहाल ये कर रहे हैं एनुअल एंट्री। रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एज रिटन बाय एक्यूरेट वैल्यू इन्वेंटरी ऑन यकम जनवरी। यार ये स्टार्ट ऑफ द ईयर वाला ही चल रहा है काम, है ना, एंड ऑफ द ईयर का कोई सवाल ही नहीं ना आया। टेस्ट आ रहा है ना, हाँ टेस्ट किस दिन है? ओह माय गॉड, कल टेस्ट है, कल तो फिर वो सवाल नहीं आ सकता, कल तो कुछ और आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने भी आपको वो डिस्पोजल करवाया नहीं ना। वैसे क्या ख्याल है, दे ना दो, देखी जासी, जैसे हम अपनी आखिरत के बारे में कहते हैं मौलवी साहब, देखी जासी है जी। अच्छा चलें देखते हैं, इक्विपमेंट के बारे में कहता है 35 मिलियन का इक्विपमेंट खरीदा है हमने, एडिशन है, और आधा इक्विपमेंट जो परचेजा था 1 जनवरी वो डिस्पोजा है हमने 30 जून पे। सवाल खत्म। चलो अब मार्कर्स कहाँ हैं जी? जी आज पता लग जाएगा, आज पता लग जाएगा सब नोट्स में, पहले दिन बताया था कि ये सब नोट्स में लिखना होता है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? पास पेपर 7 है। अटेम्प्ट कौन सी अटेम्प्ट? ऑटम 17 का क्वेश्चन नंबर 2 शेरविल। तो यहाँ मैं छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ, एंड वालों ये मैंने एसएल लिखा है, इतना भी छोटा क्या लिखा है, एसएल मार्कर सही नहीं है, कोई और मार्कर निकालो। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा लिखना है आपने, और अगली लाइन में लिखना है आपने फॉर द ईयर एंडेड। मैं यहीं पर लिख रहा हूँ ताकि मेरा नोट खुला बन जाए। नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16, ठीक है। हाँ जी, कोई नंबर लगा दे, नोट को लगाएं, स्टार्ट दो 7 दी जान 7 बाप 7 कह दिया मैंने, क्या कर सकता हूँ मैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये जरा मैंने नाम छोटा छोटा करके लिखा है, माजरत अगर समझ नहीं आ रही तो। एंड वालों सही है, गुजारा हो रहा है, नाम है ना, नाम है, बाकी चीजें बड़ी बड़ी लिख लेंगे अब। हाँ जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। कितनी देर में ये फॉर्मेट बना लेते हो आप? ये अंग्रेजी लिखनी होती है, 1 मिनट काफी होता है मेरे ख्याल में इसके लिए। पक्का फॉर्मेट है, कुछ चेंज नहीं है उसके अंदर, और अभी तक तो ईयर एंड रिवैल्यूएशन भी नहीं आई है, तो हमारा तो वो काम भी पक्का चल रहा है कि ओपनिंग डिडक्शन वाले सेक्शन में ओपनिंग के बाद पहले ट्रांसफर फिर डेप्रिसिएशन, तो पक्का फॉर्मेट है कोई। और मैंने कहा था उसे मैक्सिमम यही है पीपीई का नोट। बस अगला टॉपिक शायद मैं इसके साथ ही जोड़ दूं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का टॉपिक जब पढ़ेंगे तो वहां पर एक नई चीज हम देखेंगे, जब हम ट्रांसफर करते हैं, यूज चेंज हो ना तो ट्रांसफर कर देते हैं, कभी पीपी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पीपी, तो वो एक लाइन और आ सकती है इसके अलावा, और इस नोट में और कुछ भी आना नहीं है, ठीक है, आप लोगों के लेवल पे। तो फरमाएं जी, ओपनिंग बैलेंस आएगा, ओपनिंग बैलेंस आ गया जी। उसके बाद एडिशंस और डिस्पोजल्स, पहले डिस्पोजल्स लिख लूं, फिर ट्रांसफर, रीवैल्यूएशन, सरप्लस या लॉस नहीं लिखते भाई, वो कुछ भी आ सकता है, और क्लोजिंग बैलेंस। जी मेरे एंड वाले बच्चों नजर आ रहे सही? फोन ठीक है, गुजारा हो रहा है? अच्छा, उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉलम। बेटा फॉर्मेट में कहीं पे भी आपने सवाल, रिक्वायरमेंट में कहीं एब्रीविएशन यूज नहीं करने, मुझे ना देखा करें, मेरा पर्चा पास मैंने कई बार कहा है, आपने नहीं यूज करने। अगर रिक्वायरमेंट पीपी का नोट है तो कोई भी एब्रीविएशन उसमें यूज ना करें, वर्किंग में जो मर्जी करें, जो रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट उसने कह दी जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्री में कोई एब्रीविएशन यूज नहीं करना। हाँ ये अलग बात है, डेबिट को डीआर, क्रेडिट को सीआर लिख भी दो तो खैर है, लेकिन वैसे जो एंट्रीज करते हुए कोई एब्रीविएशन यूज नहीं करनी, रिक्वायरमेंट में एब्रीविएशन यूज नहीं करनी, वर्किंग में आपको मेरी तरफ से खुली इजाजत है, ठीक है। ओपनिंग, उसके बाद क्यों पहले क्यों ट्रांसफर? क्योंकि रिवैल्यूएशन साल के पहले दिन है, ओके, तो ट्रांसफर। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा, फिर डिस्पोजल्स अगर कोई हैं तो उनकी डेप्शन यहां से निकल रही होगी, और फिर क्लोजिंग बैलेंस। और ये क्लोजिंग और ये क्लोजिंग नेट करेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 3 चीजें आपको पता होती हैं, मेजरमेंट बेसिस, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, और रेट या लाइफ। ये जरा एंड पे जरा नीचे चला गया, एंड वालों कोई नहीं, 3 चीजें हैं पक्की यही। तो ये मेन फॉर्मेट है। मैंने अभी आपको डिस्क्लोजर्स पढ़ाए नहीं, डिस्क्लोजर्स करवा दिए हैं, स्टैंडर्ड ने जो डिस्क्लोजर लिखे हैं आपकी किताब में भी वो लिखे हुए हैं। तो कुछ एडिशनल चीजें हैं जो सवालों में नहीं आ रही हैं, वो पढ़ाऊंगा वहीं सही, वरना मेन नोट जो सारा है डिस्क्लोजर जो है वो आप यहाँ पर सीख चुके हैं बनाना, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या मामला था जी? 2 एसेट्स हैं, कौन कौन से? बिल्डिंग है और इक्विपमेंट है। बिल्डिंग फिगर्स कितनी और ठीक है, बिल्डिंग हो गई, इक्विपमेंट हो गया, और ये जनाब पहले यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16, ये हमारा 16 वाला साल आ गया जी, बल्कि इसको रहने नहीं। उसके बाद जी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 आएगा, कंपैरेटिव जो पिछले साल को कहते हैं। इसी तरह से बिल्डिंग आ जाएगी और इक्विपमेंट। ये थोड़ा सा फायदा ये हो जाता है इससे कि आपको दोबारा से वो अंग्रेजी लिखनी नहीं पड़ती, और अगर मसला हो रहा हो तो खैर अगले सफ़े के ऊपर आप 16 को अगले सफ़े पे बना लेंगे, 15 को अगले सफ़े पे बना लेंगे, ठीक है, और फिर सब नोट तीसरे सफ़े शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बच्चे लैंडस्केप करके सवाल कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है उसमें भी, ओके। अच्छा जी, ये फॉर द ईयर एंडेड
31 दिसंबर 15 आ जाए। चलिए अब पहले कौन सा साल बनाना पसंद करेंगे? 15 का साल बनाना पसंद करेंगे कि 16 का? क्यों 15 बनाएंगे? ठीक। अच्छा आप मुझे ये बताएं पहले कौन सा एसेट पसंद करेंगे, ठंडा या गर्म? पहले बिल्डिंग्स पसंद करेंगे। अच्छा चलें बिल्डिंग्स को देख लेते हैं। अब बिल्डिंग्स खरीदी थी 1 जनवरी 14 को। बिल्डिंग्स एनुअली रिवैल्यू करते हैं और वो सारे काम भी करते ही हैं। अब 1 जनवरी 14 को बिल्डिंग खरीदी, 1 जनवरी 15 को रिवैल्यू की, 1 जनवरी 16 को रिवैल्यू की। आप क्या करें? सबसे पहले क्या करें? वर्किंग बना लें। अच्छा जिनको मसला हुआ भी है, मैंने कल भी कहा था, वो क्या कर लें, वो जाके वर्किंग के बाद जनरल एंट्रीज करके लेजर बना के नोट बनाएंगे तो पहुंचे। किसी ने ऐसा किया? किसी बच्चे ने ऐसा भी किया कि वर्किंग की, उसके बाद उससे जनरल एंट्रीज करके लेजर जैसे शुरू में किया था, लेजर बनाया और फिर उसको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया। सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए जिनको मसला हो रहा था कर लेते ऐसा तो उनको और क्लियर हो जाता। वैसे मैं तो वहीं से लेकर चला था, लेकिन मैं उस बैसाखी के ऊपर आपको लेकर चल नहीं ना सकता। उसने देखो अब नोट मांगा 18 नंबर का। अब अगर मैं वर्किंग के बाद पहले जनरल एंट्रीज करूं, फिर उससे लेजर बनाऊं, फिर उससे नोट बनाऊं, तो मैं तो 3 सवालों का टाइम इस पे लगा जाऊंगा, जो कि सही नहीं। ठीक है, तो बहरहाल जिनको मसला हो वो कर सकते हैं ऐसा काम, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है भाई, वर्किंग में लेजर डायरेक्ट बन नहीं सकता, वर्किंग के बाद ही लेजर बनता है ना। तो जब वर्किंग से ही हमारा काम चल रहा है तो मैं लेजर बना के टाइम क्यों जाया करूं? सबसे बड़ा मसला बेटा ये होता है, आप लोग पढ़ के जाते हैं, अगर आपको 4 घंटे दे देना तो तकरीबन सारे बच्चे पर्चा सारा कर लें और काफी हद तक सही भी कर लें। मसला कहाँ पे आ रहा होता है? 3 घंटे में करते हुए गड़बड़ कर रहे होते हैं, पेपर पूरा नहीं हो रहा, तेजी में गलत हो रहा है। असल मसला तो यही है। तो जो मांगा गया उसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी तो एक्सट्रैक्ट की बात भी सिखानी है, इसी वर्किंग से ही एक्सट्रैक्ट बनाएंगे फिर कुछ ऐसा तो, लेकिन जो बुनियाद थी ना वो जो शुरू से ये 18वें 19वें लेक्चर में आके नोट बनाने लगे हैं। तो हम ये पहले दिन क्यों नहीं बनाना शुरू कर दिया था हमने? क्योंकि पहले दिन हमने वो सिंपल लेजर ही बनाए थे, फिर लेजर से एक्सट्रैक्ट फिर करते 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 6 8 10 दिन गुजरे, फिर थोड़ा हाथ पांव सीधे हुए, फिर उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन को करना शुरू किया, फिर उसको करी गए, फिर रिवैल्यूएशन सीख ली, फिर एक दिन ऐसे कॉस्ट मॉडल वाला नोट बनाया, फिर उसके बाद फिर अगले दिन जाके कहां से यहां तक पहुंचे। तो जो बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं ज्यादा मसला नहीं हुआ, जिन्होंने थोड़ी सी कमी की थी तो उनके लिए ये कहा था कि वो जाकर बेशक एक सवाल में किसी एक सवाल में जनरल एंट्रीज करके लेजर बना के फिर नोट का फॉर्मेट बना ले। बाकी कोई नहीं मसला, मैं अभी जान छोड़ नहीं रहा इसकी। ठीक है, नोट का पास पेपर का सवाल मैंने ये आखिरी करवाना है, उसके बाद बाकी नहीं करवा सकता। मैं सवाल करा लो फिर डिस्कशन करते हैं, सवाल कर लेना। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? वर्किंग। ठीक है, तो वर्किंग आपने क्या करना है? आपने एक सफा छोड़ देना। आज मैं भी छोड़ देता हूँ एक सफा। ठीक है जी, ये आपका पेज नंबर 2 खाली हो गया और पेज नंबर 3 पे आपने हेडिंग दे देनी है वर्किंग। वर्किंग नंबर 1 डेट नहीं, पहले पूरा फॉर्मेट लिख लूं मैं। डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग्स, रिवैल्यूएशन, सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। गुजारा हो जाएगा जी। मैंने कहा जरा आपके भी दिमाग में ये सफा नंबर 1 है, थोड़ा जरा ये सफा चौड़ा है। ठीक है, ये पलट गया, मुझे वहां से शुरू करना चाहिए। चलो वहां को वर्किंग कर लेंगे। ठीक है, वहां में मेरे एक मसला ये भी तो होता है ना, ये 2-3 लाइनें उड़ जाती हैं कोने से। ठीक है ना, तो वर्किंग इंशाल्लाह एंड पे कर लेंगे। बहरहाल ये सफा नंबर 1 पलटा, ये सफा नंबर, यहाँ पे सब नोट बनाएंगे। आप तो असल में तो कंटिन्यू हो रहा होता है, लेकिन अब हम कंटिन्यू ना कर सकते, आप लोग भी नहीं कर सकते खाती है, तो इसलिए पक्का पक्का बना दिया। ओके, तीसरे नंबर पे वर्किंग की हेडिंग दी। अब कब खरीदा इसको? 1/1/14 कितने का? 450 का। और 1 जनवरी 15 पे 456, 16 पे 378, 1 जनवरी 16 पे। ये बिल्कुल वही सवाल नहीं बन गया जो छोटे छोटे सवाल हम करते थे। तो मैं आपको ये कहता था कि यही सवाल आने बड़े सवाल, पूरा सवाल बन गया, उसमें रिवर्सिंग एडजस्टमेंट फिर भी वही है जो आप करते हैं, कई दफा किया आपने सवाल। ठीक है, तो क्विकली इस वर्किंग को करना है फिर। ठीक है, हम तो हमेशा यही से शुरू करते थे। तो 1/1/14 पर कॉस्ट 456, उसके बाद 31 दिसंबर 14 पर डेप्रिसिएशन 450 है। आराम से भी कह सकते हैं ये बात, मतलब बंदा को कमजोर दिल का भी होता है। तुम्हें देख रहा हूं और मुझे फिर गुस्सा आ रहा है। उस हफ्ते वाले दिन की क्लास का क्या किया अब तुमने? अच्छा, आईटी लैब में बैठ के यूट्यूब पे किसने चलाई थी यार? इस दफा तो डिफरेंट नहीं यूट्यूब पे पढ़ी थी ले ली इसने क्लास, लेकिन पिछला हो सकता है मैंने गोलियां डिफरेंट तरीके से कराई हूं, इस बार डिफरेंट तरीके से कराई हूं। ठीक है, अच्छा जी, फरमाएं जी। 450 डिवाइडेड बाय 20, ऐसा कोई मसला हो ना तो मुझे बता दिया करो, आ जाया करो। लेट आ जाते तो आईटी लैब में बंदोबस्त कर देते, तुम्हारा बंदोबस्त कर देते जी। 23 427, उसके बाद जनाब रीवैल्यू हो रहा है। तो अब कितनी को बार ये बात करें, अब तो बस कसम से हिफत हो गई। रीवैल्यूड ए माउंट कितनी है ऑन 1 जनवरी 15 456 एंड 16 पढ़ना आता है ना ये इस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और ये 15 पर कितनी है? 456। अच्छा, ये मैंने उठाया था 456, आई एम सॉरी। तो 456 पर एसेट उठाकर हम ले गए, तो हमारे पास कितना? 29 का रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। 29 का वर्किंग नजर आ रही है एंड वालों, गुजारा हो रहा है। थोड़ा जरा पिक्चर सारी सामने रहे, इस लालच में होता हूँ मैं, और तो कोई नहीं, लालची इंसान इस मामले में जी। अब क्या करें? डेप्रिसिएशन करनी है किसकी? रिवैल्यूड अमाउंट की।
20 पे रिमेनिंग लाइफ, ठीक है। तो इसलिए डेट नहीं लिखते होते हम, कहीं हमसे गलती ना हो जाए। हम 456 को पकड़ते हैं, अब जब जहां से 456 उठाया है उसी के सामने वाली डेट पे खड़े होकर हम लाइफ निकालते हैं। अब ये काम तो पक्का पक्का आता ही आपको, बस मसला कहां पे आ रहा है, अब इसको पहुंचाना नोट में। वैसे कितने बच्चों को मसला नहीं आ रहा नोट में पहुंचाना चाहिए। मैं चाहता हूं बाकियों को भी जो थोड़े बहुत हाथ ऐसा ऐसा उठ रहे हैं वो भी तेजी से उठे, इसीलिए आज का दिन ये सवाल पे लगा रहे हैं। माना कि इसमें मैंने सब नोट नई चीज करानी है, लेकिन मेन नोट तो कोई इतनी अहम चीज नहीं ना, सिर्फ कंफर्टेबल करने के लिए करवा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि ये मेन नोट ऐसे मुफ्त के नंबर है, ये नोट मुफ्त के नंबर है, आपको एडजस्टमेंट सारी आती होती है, बस ये परेशान हो रहे होते हैं कि कौन सी चीज कहां जानी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस इसकी करनी। इसीलिए मैंने एक सवालों को रट्टा नहीं लगवाया था, तरतीब को रट्टा लगवाया था। कॉन्सेप्ट तो सारा एक कब से दे रहा था, एक एक करके छोटे छोटे करके कॉन्सेप्ट तो सारे बने हुए थे। नोट को 3 बार पहले दिन करवाया। अच्छा बच्चों ने दो बार सुकी वाला सवाल भी किया, हाथ खड़ा करें, 2 बार। हाँ आज थोड़ा सा आंखें ठंडी की हैं, हाइब्रिड वो देख के आता हूँ मैं 1 मिनट। हाँ जी 2 बार हाइब्रिड गर्ल्स बॉयज, हाँ नहीं गर्ल्स में बहुत कम है अभी भी रुझान, अच्छा है सही। 456 को डिवाइड करना है, यकम जनवरी 15 पे खड़े हुए, यकम जनवरी 14 से यकम जनवरी 15 तक कितने साल गुजर गए, एक ही साल गुजरा है, तो 20 में से एक गया, बाकी डिवाइडेड बाय 19 हशर हुआ और नशर हुआ। आंसर बताएं, 24 और 2। बुक वैल्यू बता दें, 432, 400 लाइट, 432 मतलब 432 मतलब 400 लाइट, बत्ती आगे बत्ती चलेगी, बत्ती आगे बत्ती चलेगी, कौमी नारा जी। नेक्स्ट, तो उसके बाद फिर 16 में पहले दिन क्या हो गया और 378, तो क्या करें जी, एक लाइन खाली छोड़ दें जी, कोई नहीं मसला, लेना बढ़िया ने साड़ी को लच, और रीवैल्यूड अमाउंट लिखी कितनी जी 378, कितना 54 का हमें आ गया लॉस, ठीक है जी। तो 378 था ना, रीवैल्यूएशन लॉस आ गया, बैलेंसिंग फिगर। अब इस लॉस ने आगे कहा और सरप्लस, चलो घर जाओ, तुम्हारी अब यहाँ पर कोई जगह नहीं, इस चमन में अब तुम्हारा गुजारा नहीं। 20 और आधा लॉस फिर भी बच गया, और ये लॉस आपका पीएनएल में चला, ठीक है। अब क्या करें, असल में 16 के एंड तक जाना है ना, 15 और 16 का नोट था, जंप क्यों नहीं करके आ सके हम। चलो वैसे भी आपको सर 14 ही था, 15 16 तो वैसे ही बनाना था, लेकिन मसला ये था कि हर साल में तो रिवैल्यूएशन हो रही है, तो जंपिंग नहीं हो सकते जी। रुके जंपिंग से 378 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये बस इस तरह से याद रखो ना, ये जो वैल्यू उठाई है ना उसी के सामने वाली डेट उठानी है। ये एंड पर आ जाएगा तो जहां रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी है उसके सामने वाली डेट, सिखाया तो ये था ना, रीवैल्यूएशन के दिन रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, तो रीवैल्यूएशन का दिन हमारी वर्किंग में कहां पड़ा होता है, जहां रीवैल्यूड अमाउंट लिखी होती है। रीवैल्यूएशन के दिन ही लाइन छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखते हैं ना, तो रीवैल्यूएशन का दिन तो वही पड़ा होता है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू उठाई और इसी दिन खड़े होकर, जैसे शुरू में आप करते थे, ये किस दिन खरीदा, यकम जनवरी, तो 450 को जब डेबिट करने लगे तो दिन 20 साल रिमेनिंग लाइफ थी, इस दिन तो 19 बचती है फिर, अगर गलती से 31 दिसंबर पे खड़े होकर देखते तो, ठीक है ना। चलिए जी 18 और 27 को भी नशर कर दो, 27 डिवाइड बाय 18, आंसर 21 21 प्लस 2, ये प्लस 2 में लिखता हूँ, सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, मैं तो जरा लिखता हूँ, जरा फर्क नजर आए। इसकी एंट्री भूल गया क्या होती है, नो एंट्री जी होती है, नो एंट्री, ओके जी 357, और मैंने कहा इसकी कोई एंट्री नहीं होती, कोई बैठा हो सोया हो आंख खुली हो है, इसकी नो एंट्री, लिख लो यार, इसी को नई एंट्री आ गई है। चलो जी वर्किंग इज ओवर, बस सवाल से आगे ले जाने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। अब सब ने सवाल किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन, तो इसलिए जरा रिपीट टेलीकास्ट करते हैं। लेकिन आसान बात क्या है, पीपीई का मेन नोट बनाने के लिए सिर्फ आपने किस पे नजर रखा करनी है, बिल्डिंग वाले कॉलम पे, बिल्डिंग वाले एसेट वाले कॉलम पे, ठीक है ना। और दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो क्या है कि नोट में एसेट अकाउंट है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये क्या है, ये वही है जो हमने लेक्चर 2 से बनाने शुरू किए थे, और मेरे ख्याल में रिवैल्यूएशन पहले तक हम बनाते ही रहते तकरीबन, हर वो लेजर्स करते आए हैं। तो एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेशन अकाउंट का दिमाग के अंदर बस फॉर्मेट आपके इतना होना चाहिए, फिर मसला नहीं आएगा। एसेट अकाउंट के अंदर 4 नॉर्मल चीजें क्या होती थी, एसेट अकाउंट में 4 नॉर्मल चीजें, ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, एडिशन और डिस्पोजल, ठीक है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 4 नॉर्मल चीजें क्या होती थी, ब्रॉट डाउन, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल और क्लोजिंग, ठीक है जी। ये आपके दिमाग में नक्शा है, तो बस यही तो फॉर्मेट है नोट का, यही तो फॉर्मेट है, ये नक्शा होना चाहिए बस आपके दिमाग में, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना। इसी के ऊपर तो पहले 15 दिन लगा रहा, 12 दिन लगा रहा, ऐसे आप लोग लग रहा था यार क्या लेजर बनवाई जा रहा है, लेजर तो रिक्वायर्ड नहीं होते, क्यों लेजर बनवा रहे थे, क्योंकि यही तो जा रहे हैं उधर डायरेक्ट, जब पहले दिन कैसे नोट बनवा लेते, जिनको समझ आई उनको भी नहीं आनी थी। तो ये आपके दिमाग में बस होना चाहिए, फिर मसला नहीं है, नोट का कोई मसला नहीं है। आपको डिस्पोजल आ गया, मैंने कहा था नोट के अंदर सिर्फ एसेट और अक्यूमुलेशन अकाउंट है, तो आप पहले 2 स्टेप्स पे गए, आपने कहा एसेट में से क्या निकलना है, डिस्पोजल की कॉस्ट, या अगर रीवैल्यू हुआ तो रीवैल्यूड अमाउंट, और अक्यूमुलेशन से क्या निकलना है, उसकी सारी जिंदगी की अक्यूमुलेशन, वो बोलो। तो अब एसेट क्रेडिट होता था वो समझ आता है, तो यहां पर माइनस होता है तो क्यों नहीं समझ आता, अक्यूमुलेटेड डेबिट होता था वो समझ आता है, तो यहां से माइनस होता है, तो ये अक्यूमुलेशन स्टेटमेंट फॉर्म में है, नेचर तो इसकी क्रेडिट है ना, ये डेबिट ये क्रेडिट। फिर हमने कहा था रीवैल्यूएशन आई, ये बेसिक हमने पढ़ा था, जब रीवैल्यूएशन पढ़ी, जब रीवैल्यूएशन पढ़ ली थी तो हमने कहा था रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज हैं, रीवैल्यूएशन की बस वही 2 एंट्रीज इन नोट में। रीवैल्यूएशन के बाद जो डेप्रिसिएशन होती है, डेप्रिसिएशन की एंट्री तो वही होती थी,
और जो जो सरप्लस डेबिट रिटेनिंग क्रेडिट है वो इन दोनों लेजर्स में आती नहीं, वो तो चेंज इन इक्विटी के अंदर जाती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रीवैल्यूएशन हो जाए तो नोट के अंदर सिर्फ ये दो एंट्रीज एडिशनल आएंगी। पहली ट्रांसफर की, अक्यूमुलेटेड एब्सेंट डेबिट, एसेट क्रेडिट, ये ट्रांसफर की एंट्री हो गई। चलो मैं ट्रांसफर ही लिख रहा हूं, ठीक है, ट्रांसफर की एंट्री। और दूसरी सरप्लस या लॉस की, कहते हैं सरप्लस है, चलो सरप्लस है तो एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन, तो बस ये चेंज आया था। बाकी नोट में तो और कोई चेंज नहीं है। मेन बॉडी में डेप्रिसिएशन की एंट्री वो वही रहनी है। आफ्टर रीवैल्यूएशन है तो वर्किंग में से वो नई फिगर निकल आएगी। आफ्टर रीवैल्यूएशन 21 की डेप्शन आ जाएगी, एंट्री तो वही रहनी है। तो यही आपका नोट है और कुछ नहीं है। जिनको मसला आ रहा है रिलैक्स हो जाए, ये नोट है बस। इसी को उठा के हम क्या करते हैं, ये ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल माइनस, फिर ट्रांसफर माइनस, फिर सरप्लस अगर है तो प्लस, और क्लोजिंग आ जाता है। यही आपका नोट है, ओपनिंग, ट्रांसफर, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग। बस तरतीब वहां पर सीधी रखिए अपनी मिजाज के हिसाब से, सही है ना। तो नोट तो कुछ भी नहीं है आपके सामने ही, अब नोट कुछ भी नहीं, ठीक है। चले अब मुझे बताएं, हमने पहले कहां से काम शुरू करना है? 15 से, ऐसे ही है ना, ताकि 16 के लिए ओपनिंग मिल जाए। आज मैं दोनों दफा नहीं करवाऊंगा। क्या कहा था आपको यकम जनवरी 15 का बैलेंस चाहिए, एम आई राइट? और 15 वाले साल का, 15 वाला साल 31 दिसंबर 15 पे अगर साल एंड हो रहा है तो उसका स्टार्ट किस दिन होगा? यकम जनवरी 15। लेकिन आपने यकम जनवरी 15 का ओपनिंग बैलेंस नहीं निकालना, बल्कि मैंने कहा था आपने एक दिन पीछे जाकर 31 दिसंबर 14 पे, ये आप ये खड़े थे उस दिन, इस दिन खड़े होकर आपने क्लोजिंग निकालना है और उसको फिर क्लोजिंग को अपने साल का ओपनिंग बनाना है। ऐसे ही है, आपको ओपनिंग बैलेंस जो यकम जनवरी 15 पे चाहिए वो एसेट अकाउंट का भी चाहिए और अक्यूमुलेटेड एब्सेंट अकाउंट का भी चाहिए। फिर आपको मैंने एक उसूल लिखवाया था, आपने सबसे पहले पूछना है कि भाई एसेट, अच्छा देखो ना, किसी ने यकम जनवरी 15 पे खड़े होकर अगर डायरेक्ट निकाला तेजी में तो वो क्या फिगर उठाएगा आपके ख्याल में? वो 456 उठाएगा, जो कि गलत है। इसलिए मैंने पक्का आपको इस पे तैयार कर लिया था। ईयर एंड वाले पे शायद ओपनिंग सही हो जाए, लेकिन हमने उसूल वो बना लिया तो अब हर सवाल में चल रहे। तो हमने यकम जनवरी 15 का बैलेंस निकालना था, ठीक है ना। ये लेट्स से ये यकम जनवरी 15 का साल है, तो मुझे फिलहाल ये फिगर चाहिए। तो मैं यहां खड़े होकर क्लोजिंग निकालूंगा एसेट अकाउंट का, जो पिछले पीरियड का कैरी डाउन था, और उसको ओपनिंग में लिखूंगा। अब 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर क्या सवाल किया हमने एसेट से? एसेट, क्या तुम पहले कभी अपनी 31, बल्कि पूरी बात बोले, क्या तुम 31 दिसंबर 15 या उससे पहले, सॉरी आई एम सॉरी, क्या तुम एसेट, क्या तुम 31 दिसंबर 14 या उससे पहले कभी रिवैल्यू हुए? इसके लिए फिर हम वर्किंग में आएंगे। हम 31 दिसंबर 14 और उससे पहले देखते हैं तो ये एसेट कभी भी रिवैल्यू नहीं हुआ। अगर कभी रिवैल्यू नहीं हुआ तो एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होगा? कॉस्ट। ये वो दो सवालों के तीन रिवैल्यूएशन वाले सवालों के लेजर इसलिए बनवाए थे कि आपको ये पक्का पता लग जाए कि रिवैल्यूएशन जब होगी तो रिवैल्यूड अमाउंट एसेट शो करेगा, और जब तक ना हो तब तक कॉस्ट शो कर रहा होगा। तो 31 दिसंबर 14 या उससे पहले एसेट कभी रिवैल्यू नहीं हुआ तो एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होगा? कॉस्ट। तो 31 दिसंबर 14 का क्लोजिंग अगर 450 रुपए है तो यकम जनवरी 15 का ओपनिंग क्या होगा एसेट अकाउंट का? 450। ये सबसे मुश्किल काम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये काम तो हो गया। अब इससे अगला स्टेप आता है, हम 31 दिसंबर 14 पे खड़े हैं और वहां खड़े होकर हम कह रहे हैं कि अगर ये एसेट कभी रिवैल्यू नहीं हुआ तो फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 14 तक की डेप्शन पड़ी होगी। तो डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 14 तक एक ही साल गुजरा है और डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है। तो अगर 31 दिसंबर 14 तक 23 रुपए की डेप्शन अक्यूमुलेट हुई पड़ी है तो फिर क्लोजिंग 31 दिसंबर 14 का 23 हुआ, तो यही यकम जनवरी 15 का ओपनिंग बन जाएगा। तो यहां पर आपने 23 लिख लिया। बस इसके बाद तो फिर ऐसे ऐसे सवाल हो जाते हैं। कोई मसला है यहां तक तो पूछ ले। किसी को किस को नहीं समझ आई निकल जाए क्लास, ऐसा नहीं बैठे रहे जी। किसी को ना समझ आई हो बेटा? क्लियर है सबको? सवाल पूछ कर तो देखो। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब 15 वाले साल में ये हम यहां पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। इन दोनों को नेट करो तो क्या आता है? क्या आता है? 427 बेटा। इन दोनों को नेट करें तो 427 आता है। नेट करके देख लेना था ना, इसे ताजा ना बना करो। 456 427 31 दिसंबर 14 की बुक वैल्यू वही यकम जनवरी 15 की बुक वैल्यू, लेकिन वर्किंग बुक वैल्यू भी होती है ना। हमारा नोट या हमारे अकाउंट्स एसेट में अलग कॉस्ट पड़ी होती है, रिकमेंडेशन अलग पड़ी होती है, तो उनको नेट करेंगे तो बुक वैल्यू नजर आएगी, ठीक है। अब यहां पे हम मौजूद हैं। अब जैसे कि हम 15 का साल अगर देखें तो 15 का साल ये पढ़े, बस ऐसे कर लिया करें, लकीर लगा लिया करें। एंट्रीज के लिए भी ऐसे ही करते थे, उसमें कलर भी अलग कर देता था हर साल का। तो यही एंट्रीज इन्हीं से लेजर बनना था 15 का, और यही अब नोट में भी जाएगा। ओपनिंग तो मैंने आपके सामने लिख दिया, अब बाकी सारी मूवमेंट ये पड़ी है। अब यकम जनवरी 15 को क्या हुआ है? एसेट रीवैल्यू। तो वर्किंग में तो आपने सिर्फ एक लाइन छोड़ के सरप्लस लॉस लिख दिया, लेकिन आपको जर्नल एंट्रीज या लेजर या नोट की बात करें तो फिर आपको एक ये बुक वैल्यू पर तो एसेट पड़ा नहीं का, सिर्फ बुक वैल्यू और रीवैल्यूड अमाउंट को आप कंपेयर करके सरप्लस लॉस निकालें। आपको पहले ट्रांसफर की एंट्री करनी पड़ती है, फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग। ये पता है? रीवैल्यूएशन के दिन दो काम क्या करते थे? जर्नल एंट्री हो या लेजर हो या इवन नोट हो, दो काम करेंगे, पहले ट्रांसफर फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग। अब ट्रांसफर किसको करेंगे? जो अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा है, ठीक है। इसके लिए दोबारा वही वाला सवाल करते थे। कहां खड़े हैं आप? बेसिकली वहीं खड़े हैं। यकम जनवरी 15 पे खड़े होकर कहते थे कि तुम कभी रिवैल्यू हुआ एसेट को? कहता था नहीं। फिर हम कहते थे डेट ऑफ परचेज से यकम जनवरी 15 तक की डेप्शन अक्यूमुलेट हुई पड़ी होगी तो उसको ट्रांसफर कर दें। वो कितनी है? लेकिन ये तो तब होता जब हम डायरेक्ट इसी साल की एंट्री कर रहे होते। ये मेहनत तो करके हम आ चुके हैं। अगर यकम जनवरी 15 का बैलेंस ये है और इसी दिन हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो नोट हमें बैलेंस बता रहा है कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। तो इस 23 को क्या कर दें? ट्रांसफर। तो ट्रांसफर की एंट्री क्या है?
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट मतलब कम करें, और एसेट को भी क्रेडिट मतलब कम कर दें। ठीक है जी, लो जी ट्रांसफर की एंट्री हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, सरप्लस या लॉस, लॉस की रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है जी, तो सरप्लस है या लॉस है ये भी वर्किंग बताएगी क्या है। और मैंने क्या कहा था, मेन नोट बनाते हुए क्या करोगे, सिर्फ बिल्डिंग, सिर्फ बिल्डिंग आपने देखना है, बिल्डिंग बढ़ रही है कम हो रही है वहां पे प्लस माइनस लिख देना। दूसरी तरफ क्रेडिट पीएनएल हुआ, क्रेडिट सरप्लस हुआ, हमारी बला से बाढ़ में जाए। आपने देखा बिल्डिंग माइनस हो रही है, आपने कहा बिल्डिंग माइनस मतलब क्रेडिट वहां माइनस कर दो। अब दूसरी तरफ डेबिट जो हुआ आपकी बला से, मेन नोट के लिए कोई मसला नहीं है। तो वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। अभी सब नोट से मैं रियल सरप्लस की मूवमेंट बनाऊंगा, तो फिर हम बिल्डिंग को छुपा के सिर्फ सरप्लस का कॉलम देख रहे होंगे। ठीक है, और नोट तो बहरहाल क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेकर जाता है, इसलिए पीएनएल को तो हम देख ही नहीं रहे होते। एनीवेज छोड़े इस बात को, वो भी करते हैं। तो फिलहाल यकम जनवरी 15 पे आपने ट्रांसफर कर दिया एक्यूमुलेशन का बैलेंस। उसके बाद क्या नजर आ रहा है आपको, 29 रुपए से बिल्डिंग प्लस बड़ी सरप्लस है। ठीक है, तो बिल्डिंग डेबिट, तो रीवैल्यूएशन के कॉलम में आपने 29 पॉजिटिव लिखा, और बस और कुछ भी नहीं करना आपने। अब इस एसेट अकाउंट के अंदर और कुछ नहीं करना। ठीक है, लेकिन अभी आप अपनी उस लाल वाली ब्रैकेट को देख लें, उसमें मुझे लगता है अभी कुछ रहता है। क्या रहता है, हाँ अभी तो आपने यहां तक, अभी तो आप यहां पे पहुंचे हैं, रिवैल्यूएशन की है। अब अगर देखें तो डेप्रिसिएशन की एंट्री है, लेकिन बात वही है, नोट की मेन बॉडी बनाते हैं सिर्फ बिल्डिंग को देख रहे हैं, इधर नहीं देखना होता हमने। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस है, इसका पीपी के मेन नोट से क्या ताल्लुक, उसमें तो सिर्फ एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट जाता है। ठीक है जी, तो कितनी डेप्शन है 24। ये आप ना वो कर लीजिएगा प्लीज, रेफर कर लीजिएगा वर्किंग को, जहां जहां फिगर आपकी उठ के आ रही है वो आपने वहां से बता देनी। ओके सही है, तो ठीक है। अच्छा अब बस ये देखो कि डेप्शन होने के बाद 31/15 पे हम पहुंच गए। तो बताओ जी फिर क्लोजिंग क्या है, 450। अब ये 456 का आना ये एक निशानी है कि आपका सवाल सही है, कोई गलती नहीं है। आपने ओपनिंग भी सही लिया, आपने रीवन की एंट्रीज भी सही की। ठीक है, उसके बाद डिस्पोजल तो है कोई नहीं, और क्लोजिंग बैलेंस है वो 24 आ गया। अब 456 में से 24 माइनस करें तो 430। अब ये दूसरा चेक होगा आपका, आपकी वर्किंग की बुक वैल्यू और ये बुक वैल्यू भी मैच कर जाएगी। 31/15 पे वर्किंग तो बुक वैल्यू पे थी ना, आपका ये एसेट अकाउंट ये जो है ये आपने बनाया, जो नोट बनाया ये भी आपका मैच कर गया। हाँ जी, कौन सा मॉडल है जी, रिवैल्यूएशन मेथड डेप्शन। और लाइफ इस साल में जो 15 का साल है, मैंने कहा था बस वही जो ये जिससे ये 24 निकला है ना, बस वही लिख लिया करो, आसानी के लिए ये कह दिया। ठीक है, कितने साल, 19 साल आ गए यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी, मुश्किल आसान। कल वाले सवाल में ना एक साल में रिवैल्यूएशन थी, दूसरे में नहीं थी। मैंने कहा चलो ये भी इसीलिए दे भी दिया होमवर्क में, और करवा इसलिए रहा हूं कि आज मैंने आपको कोई टेक्निकल बात कोई नहीं सिखाई, बस रीइंफोर्स कर रहा हूं बातों को, ताकि ये मेन बॉडी खत्म, कहानी खत्म हो जाए। अब नोट तो कम से कम 5-6 सवाल नोट के और क्लास में हमने करने हैं, तो उसमें बस चीजें नहीं आएंगी। तो ये ना हो नई चीज के आने में आप पुरानी असल चीज को भूल जाएं। मेरे मिसाल के तौर पे बोरिंग कॉस्ट की एक एडजस्टमेंट बीच में घुस जाती है, 18 नंबर का सवाल है, तो मिल मिलाकर उसके 3 नंबर हो जाएंगे, हद हो गई। तो बाकी 15 नंबर तो पक्के हैं ही है ना, बाकी वो भी सीख लेंगे, जान तो उससे भी नहीं छूटनी इंशाल्लाह आपकी, बार बार कर करके ये सारा काम वो भी सीखेंगे, ये भी सीखेंगे, लेकिन बुनियाद आपकी पक्की हो। पासिंग मार्क्स आपके तैयार हैं इस टॉपिक में अभी भी, और अभी हमने इसके ऊपर सिर्फ इसके ऊपर 3-4 लेक्चर हमारे और लग जाने, और उसके बाद भी ये अगले 4 टॉपिक्स में साथ चलना है। और पासिंग मार्क्स अभी से आपके तैयार हैं, लेकिन किन के, जिन्होंने बात मानते हुए 3 बार भी सवाल किया, फिर 2 बार भी कर दिया, बातें जो मानने वाले बच्चे हैं ना, पास होने वाले बच्चे, उनकी बात कर रहा हूं, उनके पासिंग मार्क्स तो तैयार हो चुके हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, पिज्जा नोट आएगा कोई नहीं, तो फिर अब आपकी दफा तो पक्का आया ही आया, तो तैयारी रखो इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ जी, अगला काम क्या करें, आप जिंदगी आसान है, क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बना लें। क्लोजिंग 24 है, ओपनिंग बना लें। अब आप कहां पे खड़े हैं, ये आपका साल, ऐसे ब्रैकेट छोटी सी लगा लें, नजर आ रहा है। जैसे मैं वर्किंग जब रिवीजन सिखा रहा था तो मैं कलर अलग अलग करता था, यही तो करता था ताकि अलग अलग आपको याद हो। अब यकम यानी 16 पर कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन में वर्किंग में तो हमने बुक वैल्यू से कंपेयर कर लिया रिवैल्यूड अमाउंट को सीधा सीधा, लेकिन हमारे नोट में या लेजर्स में कहें तो एसेट अकाउंट कॉस्ट पे अलग पड़ा होता है, रिवैल्यूड अमाउंट पे और कमर्शियल अलग पड़ी होती है, तो उसको बुक वैल्यू लाने के लिए ट्रांसफर की एंट्री जरूरी है। तो वही बात पहले दिन से याद कराई थी कि रिवैल्यूएशन के दिन एंट्रीज में क्या करते हैं या लेजर्स में क्या करते हैं, पहले ट्रांसफर फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग। तो वो एंट्रीज लेजर वही तो नोट में आ रहा है सब कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब नोट में क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रांसफर फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग। तो ट्रांसफर के लिए क्या असूल बनाया था, मुझे पता है वहां पर ओपनिंग नजर आ रहा है, ये इसीलिए चोर रास्ता रखा हुआ है। जो स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो ओपनिंग के बाद पहले ट्रांसफर लिख लो, क्योंकि बैलेंस तैयार पड़ा हुआ है वहां, लेकिन मैं फिर भी यहां से करवा रहा हूं आपको ताकि थोड़ा और पक्का हो कि यही चीज है वहां पे पड़ी है, रेडीली अवेलेबल है। वो तो जब सीख जाए तो फिर आसानी के लिए, तो चोर रास्ता इसलिए दिया हुआ था। ठीक है, तो इस दिन खड़े होकर हमने कहा ऐसे तुम पहले कभी रिवैल्यू हुए, उसने कहा हाँ, हमने कहा यूं कहते थे, ये देखो यूं कहते थे, इससे ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ ब्रेक लग गई। अब अगर इस दिन रिवैल्यू तो इस दिन तो एलिमिनेशन हो गई थी ना, अब यकम यानी 16 पर अगर रिवैल्यूएशन हो रही है तो बैलेंस कितना पड़ा होगा एक्यूमुलेशन में, इस और इस डेट के दरमियान जितनी डेप्शन हुई वो एक ही हुई है, 24। तो इतना मुश्किल करने की क्या जरूरत है, जब नोट बन रहा है तो आपको ये रास्ता दिखाया इसलिए था, आपको नजर ही क्या आ रहा है सामने 24। तो इस 24 को क्या कर दो, ट्रांसफर। तो ट्रांसफर की एंट्री बोलो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, ट्रांसफर हो गया। उसके बाद जी सरप्लस या लॉस देखना है, अगेन बार बार कह रहा हूं इसको नहीं देखना। अब देखो जरा क्या हो रहा है, 54 से बिल्डिंग माइनस मतलब क्रेडिट, लॉस है तो एसेट को कम करेगा ना, नुकसान एसेट को कम कर रहा है ना। ठीक है, तो एसेट बिल्डिंग क्या हो गई, क्रेडिट, डेबिट क्या हुआ। इस मेन बॉडी के लिए हमें कोई देखने की जरूरत नहीं है, तो बस 54 को यहां पे आकर लिखो माइनस में। ठीक है जी, ये मैंने 54 लिखने की कोशिश की थी, नाकाम हो गई, मैंने पंचर पे लगा दिया जी। आप बोलें जी,
378। चलें, अब ये 378 देख लो, निशानी है कि आप रीवैल्यूड अमाउंट ही आ रही है, आप सही जा रहे हैं। अभी देख लो क्या क्लियर होगी कहानी? नहीं, अभी 16 आगे चल रहा है और डेप्रिसिएशन। लेकिन अगेन सिर्फ किसको देख रहे हो? यानी बस 21 की एंट्री करनी, दूसरे इंपैक्ट को छोड़ दो। डेबिट एक्सपेंस, डेबिट कमर्शियल क्रेडिट, 21 वाली एंट्री आ गई, ठीक है जी। उसके बाद जनाब आप क्लोजिंग निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो जी कितनी है? 21। 378 माइनस 21 370। अच्छा 357। इधर चेक मारोगे तो मैच भी कर रही, ठीक है। कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, तो बिल्डिंग इज ओवर। मैं सिर्फ आपको आज कॉन्फिडेंस देने के लिए सारा टाइम लगा रहा हूँ। कुछ फायदा हो रहा है क्या? आज टाइम ज़ाया कर रहा हूँ कि मैं एंड में वही कहूँगा आई हैव सक्सेसफुली वेस्टेड योर 1 आवर है। अभी तक तो वही चल रहा है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड। और अब 18 साल इस साल में। अच्छा, आप मुश्किल काम करते 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 इतना आगे निकल जाते हैं कि कभी सवाल में आसान काम आ जाए तो वो हमसे होता ही नहीं। तो इक्विपमेंट वाज जस्ट लाइक दैट, ठीक है। सिंपल चीज को भूल ही गए, ठीक है। तो मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। चल ठीक है जी, वर्किंग परली साइड पे कर लेते हैं। क्या कहता है जी? बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट वर एक्वायर्ड ऑन यकम जनवरी। अच्छा, बिल्डिंग इक्विपमेंट 50 मिलियन का खरीदा था और उसके बाद 0.4 में कहता है, अच्छा ये 0.2 भी गया तकरीबन, ठीक है, थोड़ा सा रह गया, 0.3 भी हमने कर लिया, ओके। इक्विपमेंट कॉस्टिंग 35 मिलियन वॉज परचेज्ड ऑन यकम अगस्त 2015। ये तो एडिशन है सिंपल। इसका क्या करें? एसेट अकाउंट में डेबिट होता है ना, तो आप अपने एसेट के कॉलम के अंदर किस साल में वैसे ही हो रहा है? 16 में। ये कब? यकम जनवरी, यकम अगस्त 15 में, ठीक है, ओके। तो यहां में आया एडिशन, मैंने लिखा कितना? वैसे मैंने कहा पहले आ गई ये चीज। तो वैसे सबसे पहले तो मुझे लिखना चाहिए था, अच्छा सही है सही है, 35 में फिर मिटा के दोबारा लिखूंगा, मैं तरतीब नहीं छेड़ रहा, वापस आओ। हाँ जी, सबसे पहले आपको पता लगा यकम जनवरी 14 पे 50 मिलियन का इक्विपमेंट खरीदा था, ठीक है, और डिस्पोजल आ रहा है 16 में जाकर, ठीक है। अब हमें यकम जनवरी 15 का ओपनिंग चाहिए था, तो हमने एक दिन पीछे जाकर 31 दिसंबर 14 पे खड़े होकर एसेट से पूछा, एसेट क्या तुम कभी रीवैल्यू हुए? उसने कहा मेरा तो मॉडल ही कॉस्ट है। मैंने कहा अच्छा टेंशन क्यों लेते हो, नाराज क्यों होते हो? इसका मतलब एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होगा? कॉस्ट कितनी है? तो अगर 31 दिसंबर 14 पर क्लोजिंग बैलेंस 50 है तो यकम जनवरी 15 का ओपनिंग भी कितना होगा? 50, ठीक है जी। अगली बात, अब अगर ये एसेट कॉस्ट मॉडल पे पड़ा है तो इसका मतलब एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर तो डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की बस डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है। और वो डेप्रिसिएशन मेरे ख्याल में तो 1 ही साल की बनती है, तो क्या डिटेल्ड वर्किंग करने की जरूरत है? मैं यहाँ पर वर्किंग नंबर 2 कर लेता हूँ। शो तो करनी है ना, वर्किंग शो तो मारनी है थोड़ी सी। तो बल्कि मैं तो कहता हूँ इस तरह से कर ही लेते हैं। डेट, डिस्क्रिप्शन, वर्किंग 2 इधर हो रही है। डेट, डिस्क्रिप्शन, इक्विपमेंट और आगे बस बस काहे की रिवैल्यूएशन लिखूं? क्या हो गया है? कुछ होश के नेल्स लें, हद हो गई, मॉडल ही कॉस्ट है। अब कुछ नहीं लिखना आगे, ठीक है। लें जी, यकम जनवरी 14 को हमने एसेट खरीदा था 50 का। 31 दिसंबर 14 पर इसकी डेप्रिसिएशन हुई 50 इंटू 10%। रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, तो पहला साल तो मैं वहीं पे वर्किंग यही करने लगा था। पहले मैं सिर्फ यहाँ पे ये लिखने लगा था 50 इंटू 35, लेकिन फिर मैंने कहा इसको भी इसी तरतीब पर डालने। पहले तो ऐसा नहीं करते थे, इस बार ऐसे कर रहा हूँ, पहली बार तजर्बा कर रहा हूँ, देखें कामयाब होता है कि नहीं। गौरी मिसाइल बनता है या नहीं जी? लो फिर आया जी गौरी 45 जी बेटा। नहीं, हमने यकम जनवरी 14 को 50 मिलियन का इक्विपमेंट खरीदा था। वो तो ये तो 16 वाले एडिशन की बात है कि ये पूरा साल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये जनाब बुक वैल्यू आ गई। अब हम बात क्या कर रहे थे कि 31 दिसंबर 14 पे हमें अक्यूमुलेटेड डिडक्शन का बैलेंस चाहिए। तो ये एसेट अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो फिर डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 14 तक की डिडक्शन पड़ी होगी कितनी है? 5। ऐसे भी आप डिफरेंस करके निकाला करते थे, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर 31 दिसंबर 14 का क्लोजिंग है 5, तो यकम जनवरी 15 का ओपनिंग कितना बनेगा? 5। अब यकम अगस्त 15 को एक एडिशन हो गया। अच्छा, इस एडिशन को हम अलग लेकर चल लेते हैं, मैं तो कहता हूं, ठीक है। क्या ख्याल? अलग लेके चल लेते हैं, तो इसको अलग से डेप्रिशिएट करते जाते हैं। ये मजीद 45 इंटू 10%, 4.5 कर दूं? 4.5 चले, एक डेसिमल, जरा फर्क तो लगे। बुक वैल्यू 40.5। ये जनाब हमारी 15 की डेप्रिसिएशन आ गई। और एक और एसेट हमने खरीद लिया है। ये किस दिन खरीदा मेरे बच्चों? डेट, डिस्क्रिप्शन और इक्विपमेंट ही है।
लेकिन ये हमने न्यू खरीदा है। ये पता नहीं, मैं पहले तो बहुत सिंपल सी करता था वर्किंग के साथ, मैंने पता नहीं आप लोगों की अहलियत देखते हुए बहुत डिटेल में इसको लिख दिया है। तो चलो खैर कोई नहीं, तजर्बा ही है, देखते हैं कामयाब होता है या नहीं, फायदा होता है या नहीं, वरना फिर शॉर्टकट देख लेंगे। किस दिन खरीदा जी? 15 वाले साल में इसको 1 अगस्त 15 पे 35 मिलियन का हमने एडिशन भी कर लिया, ठीक है। तो 1 अगस्त 2015 रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, रिटेड वर्किंग करनी पड़ रही है। आप वो ऑन ओपनिंग, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल वो भी कर सकते थे, वो करना या रहने दें? वही करें, पहले ये करके फिर इसको मिटा के वो कर लेंगे, ठीक है जी। कॉस्ट 35 है, उसके बाद 31 दिसंबर 15 पर डेप्रीसिएशन निकालेंगे तो 35 इंटू 10% इंटू 5 जी 1.5 तो कर लो ना अब, और ये बन गया, ठीक है। अब मैं इस वक्त खड़ा हूं 31 दिसंबर 15 पर, ठीक है। तो 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर कोई और चेंज तो नहीं है सिवाय इसके कि 35 मिलियन का क्या हुआ है एडिशन, इसमें कोई रीवैल्यूएशन नहीं है, डिस्पोजल भी इस साल में नहीं है, ऐसे ही है बोलो। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो निकालेंगे वो 4.5 प्लस 1.5 टोटल 6 निकल आएगा ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। तो डिस्पोजल था कोई नहीं, क्या ख्याल है? तो ये 6 समझ में आ रहा है बोलो। अच्छा, अब बच्चों की फरमाइश आई है कि वर्किंग आपने नए तरीके से की है, हम जरा अच्छा नहीं लग रहा तो वापस चले, मैं वापस जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये 6 याद रखना, बाकी डिस्पोजल के लिए फिर ये वर्किंग डिटेल से करेंगे, बट वो 50 की नहीं 25 की करेंगे, ठीक है भाई, बात समझ आई है। डेप्रिसिएशन चाहिए ना, तो डेप्रिसिएशन के लिए हम क्या करेंगे? ऑन ओपनिंग, ऑन एडिशन। बच्चे कह रहे हैं हम इसी में कंफर्टेबल है, नवा काम ना शुरू कर दो, ये कोई बात जी क्या रिपीट कर दूं? ये कोई वर्किंग ही नहीं की मैं अभी जो करने लगा वो देख, बस 6 रुपए ध्यान में रखना, 6 रुपए ध्यान में रखना, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए नहीं 6 रुपए, ठीक है। आंधे जाओ ते पीने जाओ, दिल बाहर ठंडे ठार, बल्कि अब तो सर्दियां आ गई, गर्म अंडे होने चाहिए, है ना। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसका जी? ऑन इक्विपमेंट, ऑन इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल रहे हैं जी, ऑन मतलब ऑफ, ऑन एंड ऑफ। अब जी हम ये निकाल रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर बोलो 15, लेकिन उससे पहले फिर आपको एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ी थी, वो यहां पर ही करनी, बल्कि इधर ही करते हैं। 31 दिसंबर ये नजर आएगा, 31 दिसंबर 14 पर खड़े होकर 1 साल की डेप्रिसिएशन अभी निकली थी ना 4.5, वो बहरहाल फिर आपको निकालनी पड़ेगी। अब फिर आपने अगर अपनी मर्जी की वर्किंग करानी है तो फिर छोटा सा काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 31 दिसंबर 14 पे हमने कहा था कि 31 दिसंबर 14 पे खड़े होकर 31 दिसंबर 14 पे खड़े होकर 50 मिलियन का एसेट इक्विपमेंट हमारे पास पड़ा है, और अगर मॉडल कॉस्ट है तो 31 दिसंबर 14 पे इसके अंदर एक्विजिशन अकाउंट के अंदर सिर्फ पड़ी होगी डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 14 तक की डेप्रिसिएशन, जो कि सिर्फ 1 साल की डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पे हमने 50 इंटू 10% किया तो ये कितना आ गया 5, ठीक है। ये 5 रुपए की डेप्रिसिएशन जो है ये आपकी पास पेपर 7 था, क्या नाम था इसका? ऑटम 17 का क्वेश्चन 2, ठीक है ना। अच्छा ले जी, तो 50 इंटू 10%, कोई नहीं पूरा साल ही करना है ना, 5। ये 5 की डेप्रिसिएशन क्या है? ओपनिंग बोलो, ये यहाँ पे आ गई जी बेटा, नहीं पहले साल के अंदर किस में से -5 करूं? नहीं मैं मानता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये 50 रुपए जो मैंने अभी इसीलिए तो की थी ये वर्किंग, 1 जनवरी 14 को आपने एसेट का हाथ खड़ा करके आपने तो बोल दिया है, आपको कुछ जोर लगा। 31 दिसंबर 14 पर मैं जो डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ, ये डेप्रिसिएशन में निकाल रहा हूँ फॉर द ईयर एंडेड, अच्छा ये भी कर देता हूँ फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14, बिल्कुल काके मन्ने बन जाया करो। ऑन ओपनिंग यहां से लिख कर लाओ, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वर्किंग की जगह बढ़ाई जा रहे हो आप लोग, मतलब इतने को काके बनना मार ही देना मुझे जी। हाँ जी 14 की डेप्रिसिएशन निकालते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14, डायरेक्ट कर रहा था। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, तो ओपनिंग कोई नहीं है, ओपनिंग कहां से आया? 14 का साल पहला साल है। उसके बाद ऑन एडिशंस, अब बताओ एडिशन क्या है? यही 50, तो जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 50 में से क्या माइनस करूं? कुछ भी कहेंगे, कुछ भी, ठीक है। वो मैं 5 दोबारा कैलकुलेट करवा रहा था कि बच्चे वर्किंग से रेफर कर लें, ठीक है। चलो फिर 50 इंटू 10% इंटू पूरा साल है ना, 12/12, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपस में ना गलना करो, ठीक है ना जी। 5 हूं जब से चंद चढ़ाना सी चढ़ाता, कोई डिस्पोजल है जी नहीं, तो ये हमारी आ गई जनाब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है फॉर द ईयर 31 दिसंबर 14। अब मैंने यही कहा था आपको कि अगर कॉस्ट मॉडल है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर 31 दिसंबर 14 पे क्या पड़ा होगा? डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 14 तक की डेप्रिसिएशन, वो यही है, 1 साल की डेप्रिसिएशन। तो ये क्लोजिंग था, ये मैंने यहाँ पे ओपनिंग लिखने की जसारत कर ली थी। अब ये 14 गया, अब बारी आती है आपके 15 की, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15, डिस्पोजल तो इसमें नहीं है ना, बोलो सुकून मारो फिर। ऑन ओपनिंग क्या डिस्पोजल है?
अब मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस। अगर मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस है तो फिर दूसरा साल सब्सिक्वेंट साल है, अब इसकी बुक वैल्यू चाहिए हमें ओपनिंग। अब ओपनिंग बुक वैल्यू लेजर्स में याद करो कहां से मिलती थी? एसेट अकाउंट में से ओपनिंग कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड अकाउंट में से ओपनिंग अक्यूमुलेशन, ठीक है? तो ये वही लेजर ही तो है जो यहां पड़े हुए हैं। ये ओपनिंग कॉस्ट, ये ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये लेजर ही है ना। ये देखो, ये ओपनिंग कॉस्ट, ओपनिंग अक्यूमुलेशन, ठीक है? तो ये लेजर स्टेटमेंट फॉर्म में है। तो अब आप बुक वैल्यू निकालेंगे और इस पर रेट लगाएंगे। डिस्पोजल कोई नहीं था, ठीक हो गया? तो सही है, बताओ जी। 4.5 भाई नहीं, 5 नहीं करेंगे, 4.5 ऑन एडिशन भी है इस दफा। यस, एडिशन है इक्विपमेंट कॉस्टिंग 35 वाज परचेज्ड ऑन यकम अगस्त 15। तो यहां पर आपने आकर लिखा 35 रुपीज का एडिशन और इस पर डेप्रिसिएशन 35। अब इसकी तो बुक वैल्यू नहीं निकालनी, पहला साल, और यकम अगस्त को है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने मंथ्स? 5/12 कर दें 1.5। ये मैंने जरूरत की थी डायरेक्ट लिखने की, मैंने तो कहा था आपकी अहलियत देखते हुए मैंने ये काम यूं कर दिया। कितना बन गया? 6.0। अब ये क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है फॉर द ईयर 15। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 15 जी। मसला ये ना कि रीवैल्यूएशन की प्रैक्टिस कर करके वो सीधा हो गया काम। इसको नोट में इस तरह से देखा कभी नहीं था, इस वजह से ये सवाल में थोड़ा सा मसला कर रहा है। ओके जी, कोई डिस्पोजल है इस साल में? रीवैल्यूएशन तो वैसे ही नहीं है इसमें, तो कितना आ गया जी? ये 85 और ये 11। अब 85 में से 11 को माइनस करें तो 74। किसी ने 7 बोल के बस चुप कर दिया, 7 वाले सुन के ना। 7 आगे नहीं बोला। कौन सा मॉडल? मेथड, रेट, हाँ जी, ठीक है, कुछ समझ आई? ये ज्यादा बेहतर है। अब मैंने कहा था 6 याद रखना, इधर से किसी ने कहा था रिपीट करें, मैंने इसीलिए कहा आगे पीछे कर दी बात कि भाई वो लाइन के बैगर्स है ना, लाइन के बैगर्स, ठीक है? तो मैंने बात ये की थी कि 50 यहां से लिख के, फिर मैंने कहा चलो लाइन के बैगर्स को लाइन पे चढ़ा दो। पहले दिन से ऐसे ही चल रहा था, ठीक है? नाउ फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16, इसमें आपको ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल भी तो है। बोलो, अब ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल क्या है? कहां से मिलेगी ओपनिंग बुक वैल्यू? कौन सा साल है? 16। तो पहले 16 के लेके आओ ना बैलेंस। ये क्लोजिंग ओपनिंग, ये क्लोजिंग ओपनिंग। तो मसला नोट तो है ही बड़ा आसान, तो क्लोजिंग बना हुआ, बस चुप करके उसको ओपनिंग लिख लेते हैं, जैसे लेजर का क्लोजिंग सबसे पहले ओपनिंग बनाते थे। अब ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स चाहिए, तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से ओपनिंग अक्यूमुलेशन ऑफ ऑल माइनस कर दो। अब ये क्या आ गया? ओपनिंग बुक वैल्यू। लेकिन इसमें से मुझे डिस्पोजल की बुक वैल्यू ओपनिंग माइनस करनी है, फिर मुझे उस पर जरा अंग्रेजी इधर से लिख के ले आओ, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। अब जी ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल, बोलो कैसे निकलेगी? 85 माइनस 11। किसी को इसकी समझ नहीं आ रही तो बताएं। क्या देखें, ये क्या है? जो ये था पिछले साल ओपनिंग बुक वैल्यू क्या थी? 50 माइनस 5, लेकिन कोई डिस्पोजल नहीं था इसलिए माइनस कुछ नहीं करना पड़ा, इसी पे रेट लग गया। बोलो इस साल भी ओपनिंग बुक वैल्यू क्या है? 85 माइनस 11, लेकिन चूंकि इस साल डिस्पोजल है, वो जो बचपन में सीखा हुआ है, तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल यहां से हमने क्या करनी है? माइनस, और फिर हमने लगाना है 10% रेट। अब ये फिगर कोई नहीं है मेरे पास, ये फिगर कैसे निकलेगी? इसके लिए मुझे छोटी सी वर्किंग करना पड़ेगी, वो जो हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल निकाला करते थे, याद है? तो वर्किंग 3 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ, यहां पे हो जाएगी पूरी यकम जनवरी, जगह काफी तंग हो गई है, हो जाएगी, कंजूसी करनी पड़ेगी। अच्छा कोई एडिशन है 16 के साल में? डिस्पोजल है ना बस, तो ऑन डिस्पोजल जरा यहां से देख लेना तो टोटल। अच्छा जी, इससे ज्यादा मैं देखें, फिर गुजारा करते हैं जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल निकालना चाह रहा हूं, इसी में ही मेरी बुक वैल्यू सब कुछ ही निकल आएगा, ऐसे ही है? अच्छा अब ले जी, सवाल शुरू होता है। डेट पता है ना आपको? डेट ही है, हाँ क्या डेट है? कब खरीदा था इसको? यकम जनवरी। ये देखो अंग्रेजी में लिख दिया था, हाफ ऑफ द इक्विपमेंट परचेज्ड ऑन यकम जनवरी 14, मैं ये कर ही लूं, हाफ ऑफ द इक्विपमेंट परचेज्ड यकम 14 वाज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 जून 15। तो ये यकम जनवरी 14 को जो खरीदा था पूरा 50, उसका हाफ डिस्पोज हो रहा है, तो 50 का हाफ 50%, ये 25 की कहानी चलेगी, ठीक है? ये 25 31 दिसंबर जंप भी कर सकते हैं, नहीं रिड्यूसिंग बैलेंस है, रीवैल्यूएशन नहीं है। इधर दूसरी दफा इधर जंप क्यों नहीं कर, वहां रीवैल्यूएशन जंप नहीं कर सके, यहां पर रिड्यूसिंग बैलेंस जंप नहीं कर सके, ठीक है? 31 दिसंबर 14 पर आए, डेप्रिसिएशन 25 इंटू 10% 2.5, बुक वैल्यू 22.5। उसके बाद 31 दिसंबर 15 जी, डेप्रिसिएशन 22.5 का 10% जी, 2.3 कर दूं? इजाजत है? 2.25, 5 से 3 हो गया ना जी। जिसने नो सर कहा वो ना करें जी। 20.2। उसके बाद आखिरी डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर, नहीं, ये वो वही वाला काम कर लेना, ये वही वाला काम कर ले, वही वाला काम। ये क्या है जी? यकम जनवरी 16 भी इसी को कहते थे, याद है? अब किस दिन बिक रहा है ये एसेट? वाज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 जून। अच्छा यार एक मसला है,
हाफ ऑफ द इक्विपमेंट परचेज वाज डिस्पोज्ड ऑफ 30 जून, कितने का बिका ये बताया नहीं है, कैसे करेंगे ये एंट्री? जनरल एंट्री तो मांगी नहीं, पीएनएल भी मांगा नहीं, हमें तो नोट में सिर्फ एसेट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए, वो हमारे निकल रहे हैं, हमारी बला से कैश है या नहीं है। हाँ, एफआईआर 2 के अंदर मसला था, सब नोट भी बनाना होता है डिटेल ऑफ डिस्पोजल के नाम से, वो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, हमारे आईएस 16 की नहीं है। आपके एफआईआर 1 के अंदर सिर्फ आपके आईएफआरएस टेस्ट होते हैं फाइनल अकाउंट के नोट्स के अंदर, कंपनीज एक्ट का डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है, ये आपके एफआईआर 2 में रिक्वायर्ड है, तो वहां पे जाकर जरूरत है, यहाँ पे काम चलेगा। तो फिर कैश भी देगा ना, फिर कैश भी देगा, पीएनएल रिक्वायर्ड होगा तो गेन लॉस निकलवाना, फिर कैश भी देगा, ठीक है, सही है। अच्छा कहां थे हम? हाँ, किस दिन बिका है और झुका है? 30 जून पर। आखिरी लाइन इधर से, यहां पे सिर्फ एक डेप्रिसिएशन लिखनी है और फिर बुक वैल्यू भी लिखनी है, गुजारा करना है, कर लोगे? अच्छा चलो, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे भाई। 30 जून 2016 पर डेप्रिसिएशन है 20 पॉइंट। बस मेरा तो पता, आपको एक ही लालच होता है, सारा कुछ बोर्ड पे सामने रहे आपके, ताकि हर डेबिट क्रेडिट हर लटर पटर नजर आए। 1.1 नहीं कर दो जी, 19.2, 19.2, ठीक है जी। ये जनाब बुक वैल्यू आ गई 30 जून 16 पर। अब अगर मैं यहां पे करके यहां के बजाय यहां पे कर रहा हूं, कहां पे करूं? उधर वर्किंग 3 कंटिन्यूड, ठीक है जी। यहां पे मैंने निकालनी है जी, क्यों वहां पे जगह नहीं बची बेटा, तो आपको नजर ना आए, तो भाई कंप्रेशन निकालनी है, तो 25 माइनस 19.2 करेंगे तो 6 कैसे आ सकता है? 6.2 है। अच्छा जी, अब बेटा गुजारा हो गया। अच्छा आप देखो, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, रिड्यूसिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल ये आ गई, बोलो, माइनस करेंगे ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, लाल के सामने वाली 20.2, तो 20.2 माइनस हो गया। ये जनाब हमने वर्किंग नंबर 3 से उठाया है एग्जामिनर भाई। अच्छा जी, उसके बाद रेट लगाओ, ये बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस बुक वैल्यू डिस्पोजल इनटू 10%, 5 पॉइंट। तो कितनी अहमियत थी इन कामों की जो स्टार्ट में करते आ रहे थे, ऐसे नहीं कर रहे थे, ठीक है जी। उसके बाद डिस्पोजल हुआ, वो वर्किंग नंबर 3 का ही रेफरेंस दे दो, 1.0, ये दोबारा करने की जरूरत है, तो 6.6 आ जाएगा, पता नहीं कैसे कह देते हैं 6. जब एक डेसिमल में लेके चल रहा हूं तो एक डेसिमल लेके चल रहा हूं, फिर 6.3, तो 6.3 क्या है जी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, और साथ ही 5.8 क्या है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, और इसकी कॉस्ट कितनी है जी? 25। लो भाई, इसके अलावा कोई चीज अगर है तो देख लो, समझ नहीं आ रही तो जी एडिशन मैंने लिखना था, इधर तो है नहीं एडिशन। हाँ, ये 16 की डेप्रिसिएशन है, 6.3 एडिशन की डेप्रिसिएशन नहीं, वो तो ओपनिंग में आ गया ना चंदा। लेक्चर ज़हन में लाओ, वो बेसिक्स वाला पहला चौथा पांचवा लेक्चर ज़हन में लाओ। पिछले साल जो एडिशन हुआ वो तो फिर इस साल ओपनिंग में आकर डेप्रिसिएट हो गया, इस साल एडिशन अलग होता था, इस साल एडिशन है नहीं। तो वो जो बेसिक्स बन रही थी उनको तवज्जो ना देने वाले, देखो नोट आता है और फंसे हुए। अच्छा, रीवैल्यूएशन ने मसला नहीं किया, प्रैक्टिस ही बड़ी कर ली थी। तो इस चीज को चूंकि हमने नोट में देखा नहीं था, कॉस्ट मॉडल को ना इस तरह से प्रैक्टिस नहीं थी ना, इसलिए मैंने ये सवाल भी करवाया, ठीक है। अच्छा जी, आप पार्ट 2 शुरू कर दें, फिर मैं टोटल्स करता हूँ।